मेरे पीछे आप फ्रेंच पुलिस देख रहे हैं और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, यही वो जगह है जहाँ पर कॉन्सर्ट हॉल के अंदर बहुत सारे लोगों को मार डाला गया। यहाँ पर कलाश्निकोव जैसी राइफलें लेकर, ये मैं पेरिस के अंदर हूँ और यही वो जगह है जहाँ पर कॉन्सर्ट हॉल के अंदर घुसकर बाकायदा लोगों को मार डाला गया। अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, तकरीबन 15 मिनट तक गोलियां चलाई गई। यहाँ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो सीरिया का नाम ले रहे थे। आप ये जानते हैं कि इस्लामिक स्टेट ने इसकी जिम्मेदारी ली है और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि अल्लाह अकबर कह के वो चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे और कह रहे थे सीरिया का बदला हम यहाँ पर ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम तो पूछेंगे का ये स्पेशल एडिशन। पेरिस में आज जबरदस्त आतंकी हमला हुआ। अब तक का ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। 6 आतंकी हमलों में एक साथ हुए में 153 लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है। पेरिस की 6 अलग अलग जगहों पर हथियारबंद फिदायीन आतंकियों ने खौफनाक हमला किया। ये तो रहा आज अभी तक का अपडेट, लेकिन अब की बड़ी खबर, IBN 7 का कैमरा और हमारे रिपोर्टर सबसे पहले इस वक्त ग्राउंड जीरो पेरिस में पहुंच चुके हैं। वहां पर मेरे सहयोगी आकाश सोनी और संजय सूरी, 2 रिपोर्टर्स हमारे वहां मौजूद हैं। साथ में कर्मा वांगड़ी, हमारे कैमरा पर्सन, वीडियो जर्नलिस्ट भी वहां पर हैं। IBN 7 इस वक्त मौका वारदात पर है, जहां पर यह घटना आपसे करीब 15 से 17 घंटे पहले घटी थी। इस वक्त पेरिस में सुबह की रोशनी है, पर सड़कों पर सन्नाटा है। कर्फ्यू पसरा हुआ है। पहली बार कर्फ्यू लगा है न जाने कितने सालों के बाद पेरिस में बीती शाम को जो कुछ हुआ वो वाकई में दिल दहलाने वाला था। ये वो तस्वीरें हैं जिन 6 जगहों पर आतंकियों ने हमला किया, फिदायीन ने हमला किया। उनमें से एक कॉन्सर्ट हॉल, जहां से जान बचाने के लिए लोग ऊपर बालकनी से कूदने पर मजबूर हो गए थे। कंसर्ट हॉल के ये पीछे की गली है, जहां पर देखिए खिड़कियों से लोग लटके हुए हैं ताकि अपनी जान को बचा सकें। ऐसे बहुत सी दर्दनाक तस्वीरें बीते कुछ घंटों में हमारे पास पहुंची हैं और उन तमाम तस्वीरों को दिखा पाना भी संभव नहीं है, लेकिन ये चीज़ें दिखाती हैं कि किस हद तक पेरिस की सड़कों पर बीती रात को कोहराम मचा था। पेरिस का यह हमला मुंबई के हमलों की भी याद दिलाता है। मुंबई 26/11 को हुआ और ये 13/11 को। आकाश सोनी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त पेरिस से जुड़ रहे हैं। हम आकाश के पास लिए चलेंगे आपको। आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे पेरिस से, हिंदुस्तान का पहला न्यूज़ चैनल जो इस वक्त पेरिस में मौजूद है। आकाश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कौन है आपके साथ? क्या अपडेट है आपके पास? इस वक्त हम यहाँ ठीक उसी जगह खड़े हैं। पहले भारतीय चैनल है जो उस जगह पहुंच गए हैं जो मुंबई के दर्द को एक बार शायद फिर ताजा कर दे बहुत सारे भारतीयों के लिए, क्योंकि सीरियल अटैक्स जो यहाँ पर हुए हैं, आतंकवादियों ने जो यहाँ हमले किए हैं पेरिस के अंदर, वो ठीक उसी तरह से है जैसे कि मुंबई में हुए थे। और मेरे साथ यहाँ पर एक पत्रकार है, लेकिन उनसे पहले मैं बात करूं, कैन आई टेक योर नेम प्लीज? क्लेयर नोम्ब्रे। सो क्लेयर हमारे साथ है, जो पेरिस की है, यहीं की पत्रकार है, फ्रेंच बोलती हैं, अंग्रेजी बोलती है और ये हमें डिटेल्स भी कुछ बताएंगी। क्लेयर, you are a photojournalist, aren't you? Yes, I'm a photojournalist for a press agency and I'm trying to take picture right now of the Bataclan, but it's all booked, nobody can enter over there. बैटाक्लान, जिसको हम इंग्लिश में बैटाक्लान बोल रहे हैं, बैटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल, बैटाक्लो यहाँ फ्रेंच में। लेकिन यहाँ मैं आपको पहले अंदर की तरफ दिखाता हूँ। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट कर्मा वांगड़ी यहाँ हमारे साथ हैं। वहां दूर आपको पुलिस वाले नजर आएंगे और अभी थोड़ी देर पहले एक मिनिस्टर है यहाँ के जो अंदर गए हैं, तो वो ये समझने के लिए गए हैं कि अटैक हुआ कैसे। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको पुलिस वाले नजर आएंगे। इस तरफ कर्मा, आप इस तरफ आए अगर थोड़ा और आगे आके आगे आ जाइए। मैं जानता हूँ आपको यहाँ मूव करना आसान नहीं है, पर आगे चलिए और आगे चलिए। और वहां लेफ्ट में देखिए, वहां आपको नजर आएगा कि पुलिस वाले वहां पर भी खड़े हैं। तो ये पूरा जो एरिया है इसको ब्लॉक कर दिया गया है। यही विजुअल हम आपको दिखाते हैं। और दूर उधर देखिए तो वहां कर्मा, उधर दिखाइए फोकस करके, वहां पुलिस वैन खड़ी है
और वहाँ जो एरिया है वही जगह है जहाँ कॉन्सर्ट हॉल है, और कॉन्सर्ट हॉल में तकरीबन 1000 लोगों के खड़े होने की जगह थी, और उस वक्त वहाँ खचाखच वो हॉल भरा हुआ था। और ये हॉल ऐसा था जिसमें उस समय अमेरिका के लोग परफॉर्म कर रहे थे, आके अमेरिका का एक ग्रुप आया हुआ था, और वो परफॉर्मेंस चल रही थी जब वो 1000 लोग वहां थे, और कुछ और संख्या ज्यादा भी हो सकती है। प्रत्यक्षदर्शियों ने हमें थोड़ी देर पहले ये बताया है कि उसी कॉन्सर्ट हॉल के अंदर, ये पुलिस वाले आपके सामने आ गए, देखिए, ये यहाँ पर आगे किसी को जाने नहीं दे रहे। यहाँ जो लोग रह रहे हैं सिर्फ उनके लिए आइडेंटिटी कार्ड देखकर उस जगह को खोला जा रहा है। तो एक बार यहाँ आपको फिर मैं आके फ्रेम में दिखा दूं कि ये जो पूरा इलाका है, दिस इज कॉल्ड रू दे वोल्टेयर, Rue Boulevard Voltaire. बुलेवार्ड वोल्टेयर, एंड इट्स नॉट फार फ्रॉम प्लेस द रिपब्लिक। Yes. ओके, तो ये पेरिस का बिल्कुल सेंट्रल इलाका है, जहां पर रात को आप सोचिए कि फ्राइडे नाइट थी और बहुत सारे युवा पहुंचे हुए थे। 2 से 3 लोग अंदर घुस गए, ऐसी जगह जो बहुत कम निकलने का इलाका था, का एरिया था जहां से, और वहां पर आकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। लेकिन जो लोग आए थे उनको मालूम था वो क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से वो सोच कर आए थे। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस जगह की रेकी भी की होगी, सब कुछ समझा होगा, और उसके बाद वो अंदर घुसे और पूरे प्लान के मुताबिक हमला किया। जी सुमित। आकाश, आप वहां पर मौजूद हैं, आप वहां पर जमीन ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं। हमने आज दिन में तमाम पेरिस के लोगों से जो वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी हैं बात की, स्काइप के जरिए, टेलीफोन के जरिए। दहशत है, लोगों में डर है, खौफ है। पेरिस जैसे शहर में ये ऐसा हो सकता है? वर्ल्ड वॉर के बाद मुझे नहीं याद कि कभी इतना बड़ा हमला पेरिस में हुआ हो और पेरिस जैसे शहर में कर्फ्यू लगा हो। आप वहाँ क्या देख पा रहे हैं, वहाँ के लोगों के बारे में क्या बताएं, उनके ऊपर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं? हमने इस जगह पर और लोगों से भी बात की, और लोग यही कह रहे हैं यहाँ पे कि जब शार्ली हेब्दो के समय पे अटैक हुआ था और काफी लोग तब मारे गए थे, बहुत बड़ा वो हमला था, उसके बाद पूरी कोशिश इस बात की गई थी कि यहाँ की इंटेलिजेंस को मजबूत किया जाए और इस तरह के हमले हो उससे पहले उनको जानकारी मिले। लेकिन वो सारे प्रयास जो बहुत बड़े बड़े प्रयास थे, बहुत बड़ी कोशिशें थी, कोशिश ये भी की गई कि कम्युनिटीज को एक साथ लाया जाए और ये कहा जाए कि आपकी कम्युनिटी में अगर कोई इस तरह का व्यक्ति दिखता है जो संदिग्ध गतिविधियां कर रहा है तो उसको बाकायदा वहां पर रोका जाए, उसकी जानकारी दी जाए और पुलिस उसके बाद कार्रवाई करेगी। लेकिन ये सारे मैकेनिज्म्स फेल हो गए। एज अ पर्सन हु लिव्स इन पेरिस, डू यू फील दैट द इंटेलिजेंस हैज फेल्ड बिकॉज police should have known in some way or the other through their intelligence that this kind of attack could have taken place? I think it's very difficult to see every terrorist that is in Paris. I know that every day police are arrested some terrorists, so I think it's difficult for them to know when they are going to attack and who is going to mandate that. But we know that it's going to happen and maybe it's going to happen again, so we have to be very careful. हम जानते हैं ये पहले हुआ है और हम ये भी जानते हैं कि लगातार पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करती है। रोज ही कहीं न कहीं किसी न किसी आतंकवादी के ऊपर कार्रवाई की जाती है और सारी जानकारी यहाँ पर ओपन में दी भी नहीं जाती है। तो लगातार यहाँ पर शार्ली हेब्दो के बाद से बहुत सावधान थी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज, लेकिन उसके बावजूद अगर हो रहा है तो हम ये भी जानते हैं कि हमला आगे भी हो सकता है, ये कह रही है क्लेयर। बिल्कुल आकाश, मैं चाहूँगा, मैं आपसे थोड़ी देर की इजाज़त ले रहा हूँ, यहाँ अपने बाकी मेहमानों से भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा इतनी देर में और रिपोर्ट भी हमको वहाँ से आपके ज़रिए मिले। पहला भारतीय चैनल इस वक्त पेरिस में मौजूद है, आकाश सोनी, IBN 7 के रिपोर्टर वहाँ पर हैं। आकाश, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे, आपके लिए आज का दिन लंबा और हेक्टिक होने वाला है। आकाश सोनी हमारे सहयोगी इस वक्त पेरिस में है। इस बीच हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि कैसे पेरिस के हमले और मुंबई में 26/11 का हमला, 2 ऐसी घटनाएं जिनको दुनिया के तमाम मुल्क, तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम जर्नलिस्ट एक तराजू में रख के तौल रहे हैं। सबको ये लगता है, आज दिन भर में जितने रिएक्शंस आए हैं, सबको ये लगता है कि अगर मुंबई हमलों के टाइम पे आतंकियों का सर कुचल दिया गया होता, आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया होता, तो आज पेरिस में ये वही का वही हूबहू दिखाई देने वाला हमला नहीं हुआ होता। उस वक्त बहुत सी चीज़ें सीखने की थी जो नहीं सीखी गई। पहले ये रिपोर्ट और फिर मेहमानों से चर्चा। शुक्रवार की शाम फ्रांस के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुई। एक साथ 6 जगहों पर हमले,
चंद मिनटों के अंतराल पर 6 जगहों पर आतंकी हमले, हर तरफ भय, दहशत, चीख पुकार और खून। ठीक उसी तरह जैसा भारत ने मुंबई में करीब 7 साल पहले भोगा था। तभी तो इसे कहा जा रहा है पेरिस में मुंबई पार्ट 2। पहली तस्वीर पेरिस की है तो दूसरी तस्वीर मुंबई की। दोनों तस्वीरें आतंकी हमले की हैं। दोनों तस्वीरें लहूलुहान होती इंसानियत की हैं और दोनों ही जगह इंसानियत के कत्ल का तरीका एक जैसा। पेरिस 13/11 तो मुंबई 26/11, यानी दोनों जगहों पर नवंबर महीने में हमला। पेरिस में हमले का वक्त रात के करीब 9:20 था तो मुंबई में भी हमले का वक्त रात के करीब 9 बजे ही था। पेरिस में हमले के दौरान भीड़ भाड़ वाली 6 जगहों को निशाना बनाया गया। ये है बेटा कलां थिएटर, ला कैरिलॉन, पेटाइट कम्बोज रेस्टोरेंट, लॉ बेला इक्वाइप, पेरिस नेशनल स्टेडियम और रूडी चेरोन। मुंबई में भी सीरियल ब्लास्ट के दौरान सीएसटी स्टेशन, ताज होटल, ओबराय होटल, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और दक्षिणी मुंबई के भीड़ भाड़ वाले कई जगहों पर हमले हुए थे। बेटा कला थिएटर में 100 लोगों को बंधक बनाकर आतंकियों ने गोलियों से भून डाला तो मुंबई में ताज होटल में बंधकों को मारा गया। पेरिस हमले को अंजाम देने वालों में 8 से ज्यादा आतंकियों के शामिल होने का अंदेशा है तो मुंबई हमले को अंजाम देने वाले भी 10 आतंकी ही थे। पेरिस हमले में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है तो मुंबई हमले में भी 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। जाहिर है 13/11 की तुलना 26/11 से यूं ही नहीं हो रही। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि मुंबई में जिस तरह रणनीति बनाकर हमला किया गया, ठीक उसी तरह पेरिस में आतंकी हमला हुआ। मकसद एक सस्ते संसाधनों का इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा भीड़ को निशाना बनाना और दहशत फैलाना। Attack of this nature takes at least 5 to 6 months to plan it out. So they were active. And second thing, Paris has a large number of Muslim population. And many of them have come from North Africa, Tunis, Algeria, Morocco, then Chad, Niger, Mali, Cameroon. All these countries were ruled by they were the French colonies ruled by the France, for a very long period of time. मुंबई में हमलावरों की साजिश ताज होटल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर मार देने की थी। पेरिस में भी यही हुआ। सबसे भयावह जनसंहार पेरिस के उस कॉन्सर्ट हॉल में हुआ जहां एक अमेरिकी रॉक बैंड का कार्यक्रम था। कई लोगों को यहां बंदी बना लिया गया और हमलावरों ने इन बंधकों की ओर विस्फोटक उछाल दिए। पुलिस ने 3 हमलावरों को मार गिराने के बाद जब इमारत में कदम रखा तो अंदर का मंजर बेहद भयावह था। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के खुफिया और आतंकवाद रोधी उपायुक्त जॉन मिलर कहते हैं, सस्ते संसाधनों के इस्तेमाल के लिहाज से पेरिस के हमले मुंबई आतंकी हमले जैसे हैं। इसके अलावा दूसरे कई मामलों में भी ये हमले 26/11 के हमलों से मेल खाते हैं। मुंबई हमला पूरी दुनिया की आंखें खोल देने वाला था, लेकिन भारत पर हुए आतंकी हमले से शायद दुनिया ने सबक नहीं लिया। आतंक पर करनी और कथनी का फर्क जारी रहा। मुंबई हमले के पीछे पाकिस्तान के आतंकी संगठन हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी से जुड़े तमाम सबूत दुनिया के सामने रखे गए, लेकिन आज भी तमाम आतंकी सरगना आजाद हैं, पाकिस्तान में रैलियां कर रहे हैं और दुनिया आतंक से लड़ने के नाम पर पाकिस्तान की मदद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। पेरिस में ताज़ा इतिहास में इतना बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ। जी हमको याद है जनवरी में शार्ली एब्दो में जो हुआ, उसको जो हमला था वो सबको याद है, लेकिन ऐसा इस तरीके से वेल प्लान 6 जगहों पर हमला, उनमें से एक जगह तो स्टेडियम थी जहां पे हज़ारों की तादाद में लोग थे और खुद फ्रांस के राष्ट्रपति उस मैच को देख रहे थे। सोचिए अगर आतंकी स्टेडियम के अंदर पहुंच गए होते तो कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं कि क्या दुनिया ने सीखा नहीं मुंबई से कुछ भी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा मेरे साथ हैं, आलोक बंसल सिक्योरिटी एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कमर आगा साहब हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, 2 बड़े पाकिस्तानी राइटर थिंकर्स हमारे साथ हैं, आरिफ जमाल साहब अमेरिका से इस वक्त मेरे साथ हैं, तारिक फतेह साहब आजकल हिंदुस्तान में हैं, गोवा से मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, पाकिस्तान के एक और पत्रकार शाहजेब जिलानी भी कराची से इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, और उज्ज्वल निकम साहब मेरे साथ हैं जो कि मुंबई के जाने माने
सीनियर लॉयर हैं और मुंबई हमलों के टाइम पे सरकारी वकील भी थे। आप सबका स्वागत है। आप सबसे मैं बातचीत करूं उसके पहले दो चश्मदीदों की बात मैं ज़रूर सुनवाना चाहूँगा। अब से कुछ घंटे पहले हमारे सहयोगियों ने इन दो भारतीय चश्मदीदों से बातचीत की है जो उस वक्त पेरिस में जब ये हमले चल रहे थे, अब से करीब 16-17 घंटे पहले, उस वक्त पेरिस की सड़कों पर ये लोग मौजूद थे। क्या कहना है इन दोनों महिलाओं का, भारतीय महिलाओं का, आइए पहले वो सुनते हैं। बाकाथान के थोड़ी दूर में एक रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ थी, तो हमें जब बताया गया 10-10:30 बजे कि आज पास में शूटिंग हो रहे हैं, तो फिर हम लोग करीब 4 घंटे उसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। हम लोग वेट कर रहे थे कि जब पुलिस आएगी, जब सब कुछ ठीक होगा तभी निकलेंगे। तो वो काफ़ी एक एक्सपीरियंस रहा हम लोग सबके लिए, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम लोग बर्थडे पार्टी के लिए गए थे। वापस आ रहा था, मेट्रो से उतर रहा था, उस टाइम मेरे को गोली का आवाज सुनाई दिया। तो मेरे को समझ में नहीं आया वो गोली का आवाज है। मेरा बहन बोला ये गोली का आवाज है। तो उसका साइड में एक रेस्टोरेंट था, उधर का मालिक बोला तुम अंडरग्राउंड में घुस जाओ। तो हम लोग पूरा के पूरा बहुत आदमी था, अंडरग्राउंड में घुस गया। 10 मिनट के बाद रेस्टोरेंट का एक आदमी बोला अभी पूरा ठीक हो गया, तुम घर चले जाओ। तो घर जाने के लिए तैयार हुआ। 4 और 5 मिनट्स मैंने थोड़ा पैदल हटा, बाद में देखा फिर स्टार्ट हुआ गोली, पुलिस के साथ और टेररिस्ट के साथ। ठीक है, पूरा रास्ता भी अंधेरा हो गया था। ठीक है, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा घर का नीचे कैफेटेरिया है, उधर ही टेररिस्ट ज्यादा अटैक किया। मैं तो भाग के थोड़ा ऊपर आ गया। कल मैंने पूरा बहुत डर गया था। तो सुना आपने आई विटनेसेस को, चश्मदीदों को, जो वहाँ पर इस हमले के वक्त मौजूद थे और इस पूरी घटना को अपने आसपास होते हुए, घटते हुए देखा। हमारा आज का सवाल भी यही है। हम चाहेंगे आप अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएं कि क्या मुंबई हमलों के गुनहगारों को समय पर कुचल दिया गया होता तो आज पेरिस जैसा हमला नहीं होता। अगर आपको लगता है हाँ, तो IBN7 स्पेस देकर वाई लिखिए, नहीं के लिए IBN7 स्पेस देकर एन लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। इसके अलावा #HTP और #पेरिस अटैक्स के जरिए भी ट्वीट कर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अब सबसे पहले बात करूंगा अपने मेहमानों से। उज्ज्वल निगम साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मुंबई हमलों की याद ताज़ा कर दी। मुंबई हमलों की बरसी आने वाली है 26/11 को। उसके ठीक पहले उसी अंदाज में वही हमला किया जाता है और ये देखकर लगता है कि जो मुंबई हमलों को हमने जिंदा सबूत कसाब के तौर पर पकड़ा था, वो हमको हम उसके बारे में कुछ नहीं कर पाए। क्या अगर उस वक्त दुनिया के ताकतवर मुल्कों ने भारत का साथ दिया होता तो आज पेरिस होता क्या? उज्ज्वल निकम। सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जहां तक टेरर ट्रायल्स, मैंने हमारे बंबई में 3 टेरर ट्रायल चले। सीरियल बॉम्बे बम ब्लास्ट केस 93, गेटवे ऑफ इंडिया ब्लास्ट केस और उसके बाद जो 26 नवंबर को हुआ। लेकिन ये अटैक, पेरिस का अटैक और बम्बई अटैक में ना सिर्फ सिमिलैरिटीज है, ना टारगेट सिमिलर्स है, लेकिन जिस तरीके से किया गया, जिस तरह से होस्टेज बनाए गए, और ये आतंकवादियों ने एक फिक्स पॉइंट किया था कि किसी भी हालत में हमें दहशत पैदा करना है। जहां तक कसाब को फांसी देने के बाद, 26/11 की ट्रायल खत्म होने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डेलीगेशन के साथ में 4 लोग हम इस्लामाबाद गए थे और इस्लामाबाद में हमने यही बात जरूर उन लोगों को कही थी, सरकारी अधिकारी को, होम मिनिस्ट्री को, कि अभी भी वक्त गया नहीं है। आप ये जो आतंकवादी का जो गिरोह है, जो उनका है, हाफिज सईद है, जकीउर रहमान लखवी, और जिस तरह से ट्रेनिंग ले रहे, जिस तरह से धर्म के नाम पर जिस तरह से तरुण लोगों को उकसा रहे, वो बंद होना चाहिए। ट्रेनिंग के अंतर आप कड़ी कार्रवाई करो, क्योंकि पाकिस्तान भी आज दहशतगर्दी से पीड़ित है। हमें उस वक्त ये कहा गया था इस्लामाबाद होम मिनिस्ट्री से कि जरूर हम एक्शन लेंगे, पर उसके बाद हमने देखा है कि कई कड़ी उन्होंने एक्शन नहीं ली। और इसके बाद हमारे देश ने कई बार दुनिया के सामने ये बात रखी है कि जिस तरह से पाकिस्तान में इलिटरेसी का फायदा लेके कई तरुणों को जो भड़काया जा रहा है धर्म के नाम पे, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि उसे पूरे देश नहीं,
हमारे सिर्फ इंडिया को नहीं तो पूरा मुल्क को, दुनिया को एक आतंकवाद का खतरा पैदा हो सकता है। निगम साहब, पेरिस में यही हो गया है। निगम साहब आप रहिए मेरे साथ आरिफ जमाल साहब हैं, अमेरिका से हैं। जमाल साहब, मैं सुबह से आपके ट्वीट्स देख रहा हूं। अब आईएसआईएस को क्या लश्कर से, तालिबान से अलग कर देखा जा सकता है? क्या ये तमाम जो जिहादी संगठन है, आतंकवादी ग्रुप हैं, ये एक ही नहीं है? जी, मैं देख रहा हूँ कि आपके प्रोग्राम में बहुत सारे लोग सिमिलैरिटीज तलाश कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक सिमिलैरिटी जो किसी ने जिक्र नहीं किया है वो ये है कि ये तमाम जो बड़े बड़े दहशतगर्द ग्रुप हैं, जैसे जमात-उद-दावा है या आईसिस है या बोको हराम है, ये सलेफी ग्रुप हैं। ये वो लोग हैं जो इस्लाम के बिल्कुल इब्तदाई दौर की याद में उससे उस तरह का एक मुआशरा कायम करना चाहते हैं। तो ये सिमिलैरिटी जो है आईसिस में और जमात-उद-दावा में हम देखते हैं। दूसरी बात ये है कि जमात-उद-दावा और आईसिस का एक तरह का इत्तेहाद अफगानिस्तान में हो रहा है। अभी हमें पूरी उसकी तफसील नहीं पता, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये दोनों ग्रुप कम अज कम अफगानिस्तान के लेवल पर या शायद पाकिस्तान के लेवल पर भी इकट्ठे होकर ऑपरेट कर सकें, मगर इसकी अभी हमें बहुत सारी इत्तलात नहीं है। लेकिन एक डिसिमिलैरिटी है दोनों मुंबई में और पेरिस में, और वो ये है कि पेरिस वाला अटैक जो है वो कम ट्रेंड लोगों ने किया है और वहाँ की पुलिस जाहिर है कि ज़्यादा ट्रेंड है इंडियन पुलिस से, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा देर जारी नहीं रहा। मुंबई का अटैक तो शायद 3 दिन करीबन जारी रहा। तो ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम है और मेरी नज़र में जब ये दोनों चीज़ों को हम सामने रखेंगे तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मुस्तकबिल में ये लोग और अगर ट्रेंड हो जाएं तो अगले जो हमले होंगे वो पता नहीं कहाँ होंगे, मगर वो बहुत ज़्यादा खौफनाक होंगे। शाहजेब, पाकिस्तान में इन हमलों के बाद क्या रिएक्शन है? पाकिस्तान में क्या डर है? जैसे हिंदुस्तान में एक अजीब सा सन्नाटा सा है, एक अजीब सी चिंता सी है, एक अलर्ट इशू किया गया एजेंसीज के द्वारा कि हमारा क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो एक्स्ट्रा कॉशियस होने की ज़रूरत है। क्या पाकिस्तान में भी ये चिंता है शाहजेब? मैं जो सोशल मीडिया पे रिएक्शन देख रहा हूँ या जिन लोगों से मेरी बात हुई है तो सबने इसकी कड़ी निंदा की है कि ये पेरिस में जिस तरह से बेगुनाह लोगों को मारा गया है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आपकी जो रिपोर्ट थी जिसमें सिमिलैरिटीज़ की बात की गई मुंबई के साथ, काफ़ी उसमें ज़ाहिर के सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई के जो हमले थे उसकी भी आम पाकिस्तानियों ने यहाँ पे कड़ी निंदा की थी। उसमें ज़ाहिर है कि जो लोग मुलविस पाए गए वो पाकिस्तान से गए थे। पेरिस में जो कुछ हुआ है इसमें इस्लामिक स्टेट ने सीरिया से जो सीरिया में जो एक्टिव है, इराक में एक्टिव है, उन्होंने कहा है कि वो इसके पीछे थे। तो आपका जो सवाल था प्रोग्राम के शुरू में वो ये था कि अगर मुंबई के जो लोग जिम्मेदार थे उनको कड़ी सजाएं मिल जाती तो शायद ये हमला नहीं होता। मेरा ख्याल है कि अगर वो मिल भी जाती तो भी ये जो आतंकवाद का मामला है ये इतना फैला हुआ है और इतना पेचीदा है, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये इराक में फैल चुका है, सीरिया में है, लिबिया में है, मुख्तलिफ देशों में है, और इसको ख़त्म करना सिर्फ इसमें पाकिस्तान या चंद देशों का ये काम नहीं है, इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर सबको कोऑपरेट करना होगा। बिल्कुल, और आप सब रहिए मेरे साथ। पेरिस में मुंबई पार्ट 2, जी हाँ बिल्कुल, मुंबई के 26/11 से मिलता जुलता हमला 13/11 को पेरिस में होता है। ब्लैक फ्राइडे कहा जा रहा है, फ्राइडे द 13th भी थी बीती रात जब ये पेरिस में हमला हुआ। एक बार फिर याद दिलाते, IBN 7 सबसे पहले पेरिस पहुंच चुका है। मेरे सहयोगी आकाश इस वक्त पेरिस में है और जो तमाम रिपोर्ट्स वो भेज रहे हैं वो भी मैं आपको आगे दिखाता रहूँगा। अब चलेंगे तमाम पैनलिस्ट के पास जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कमर आगा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अंतालिया में G20 हो रहा है 2 दिन के बाद, खुद पेरिस में एक बहुत बड़ी समिट होने वाली एनवायरनमेंट को लेकर इस महीने के आखिर में, अगले महीने की शुरुआत में 30 तारीख और 1 तारीख को, जहां पे 150-60 मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं
वहीं पेरिस में उसी जगह पर जहां पर इवेंट होने वाला है इतना बड़ा आतंकी हमला, या तो ये लोग बेखौफ हो चुके हैं या हम लोग परवाह नहीं कर रहे हैं कि इनसे निपटना है। देखिए, वाकई ये आपने सही कहा। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, इसलिए कि 20 देशों के हेड ऑफ़ द स्टेट और गवर्नमेंट वहाँ पे इकट्ठा होंगे और ये सबसे पावरफुल देश हैं जिसमें हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी रहेंगे। तो इसके ऊपर इनको फैसला लेना ही पड़ेगा कि ये हाफ हार्टेड जो अप्रोच है, गुड तालिबान बैड तालिबान, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट, ये नहीं चलने का। इनके ऊपर तो एक जॉइंट स्ट्रेटजी सबकी मिलके होनी चाहिए। हो क्या रहा है, जो देश इनको सपोर्ट कर रहे हैं उन देशों को तो रिवार्ड मिल रहा है। पाकिस्तान को लगातार एड मिल रही है, फाइनेंशियल एड भी, मिलिट्री एड भी, इसी तरह दूसरे और भी देश, में नाम नहीं लेना चाहता उनका। और जो देश इनसे लड़ रहे थे, जैसे सद्दाम हुसैन थे इराक़ के, उनको हटा के रिजीम चेंज कर दिया गया, गद्दाफ़ी को हटा दिया गया, ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए गए, जबकि जो इनसे लड़ रहे हैं उनके ऊपर पनिशमेंट हो रहा है, वो वहाँ पे रिजीम चेंज की बात हो रही है। ये इस तरह नहीं चलेगा जी। ये एरिया बहुत बड़ा है और यहाँ पे बेइंतहा। दूसरी चीज़ ये भी है कि सिर्फ आर्मी के ज़रिए इनको सप्रेस भी नहीं किया जा सकता। उन सभी स्टेट्स पे जो इनको सपोर्ट करते हैं, मेरा मानना ये है कि उनके ऊपर जब तक प्रतिबंध या सख्तियाँ नहीं की जाएंगी ये नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ी सी इन लोगों को, वहाँ के लोगों को राहत भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये रिजीम्स फेल हो रही हैं। तारिक फतेह साहब, मैं आपका व्यू ज़रूर जानना चाहूँगा। यहाँ पे रास्ता क्या है? जो मुल्क ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्या किया जाए? देखिए, हम जो असली मसला है वो अवॉइड कर रहे हैं। जब तक इस इस्लामिज्म की आइडियोलॉजिकल बेस को आप अटैक नहीं करेंगे, ये बाकी बेकार चीजें। ये मैड्रिड में बम्बिंग नहीं हुई थी, 126 लोग मर गए थे। लंदन में जुलाई 7 को नहीं लोग मरे, बाली में नहीं मरे हैं। तो ये बॉम्बे टाइप का अटैक तो हुआ, मुंबई में जैसे अटैक था वैसे था, लेकिन लिल्लाह ये डिस्कस नहीं करें कि उसकी टैक्टिक्स क्या थी। ये तो डिस्कस करें कि क्यों नहीं दुनिया के मुसलमान आम जिहाद की डॉक्ट्रिन को डिनाउंस करते। हर कोई कह रहा है कि इराक नहीं हो, ये ना हो, वो ना हो। भाई, जमातुद्दावा, LET, जमात इस्लामी, आपके मुस्लिम ब्रदरहुड, पूरा सऊदी अरेबिया, पूरा कतर का स्टेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहा है इस्लाम की आर्म्ड जिहाद की डॉक्ट्रिन को बच्चे के जहन में डालने के लिए। तो आप उसको तो प्रॉब्लम करें। कैंसर का इलाज ये थोड़ी है कि आप किसी और को दे। भाई, कैंसर मुझे है, कीमोथेरेपी आप किसी और को कर रहे हैं, ये तो नहीं ठीक चलेगा ना। कमर आगा साहब कुछ पूछ रहे हैं आपसे? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा कहना ये था, ये तो हम लोग का काम है, ये मुस्लिम देशों का काम है, इसमें अमेरिका आके क्या कर सकता है। सिर्फ मेरा कहना ये है कि सख्ती लगाई जाए, तभी ये डॉक्ट्रिन भी बदलेगी, तभी इनको पैसा देना बंद किया जाएगा, तभी कुछ हो पाएगा। ये तो काम अमेरिका थोड़ी ना कि हमारी डॉक्ट्रिन बदलेगा, रिलीजियस डॉक्ट्रिन जो हम लोगों ने अडॉप्ट की है और जिसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर दिए जा रहे हैं और अब फिर इनका इस्तेमाल किया जा रहा है अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, सीरिया में या लीबिया में, या जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे जिस तरीके से हुआ। तो ये 2 लेवल पे लड़ाई होगी। फतेह साहब जवाब दीजिए आप। फिर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान और अमेरिका, जहां के मुसलमान अकलियत में हैं, वहां की लीडरशिप क्यों नहीं कह रही कि डॉक्ट्रिन ऑफ आर्म जिहाद इज रिडंडेंट? क्यों अमेरिका में आज तक जो मेन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तालिबान को तो कंडेम करती हैं, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड को वो अपनाती हैं? या तो आप मुस्लिम लीग और मुस्लिम ब्रदरहुड या मोहम्मद अली जिन्ना की जो डॉक्ट्रिन है कि मुसलमान सिर्फ एक मेजॉरिटी मुल्क में रह सकता है और गजवा हिंद की तैयारी करो ताकि हिंदुस्तान तबाह हो और यूरोप तबाह हो। बात नॉन मुस्लिम समझते हैं, मजाक की बात है। हर मुसलमान को पता है कि ये उसकी इनहेरेंट बिलीफ है
और हर मस्जिद में हर जुम्मे को कुफार की डिफीट के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, तो वो तो रोके किसी तरह। बिल्कुल। आलोक बंसल, आपका व्यू तारिक फतेह साहब की बातों पर। संबित में आ रहा हूं। देखिए, तारिक फतेह साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है कि ये जंग जो है बंदूकों और बमों के द्वारा नहीं जीती जा सकती। इस जंग को जीतने के लिए आपको आदमियों के टारगेट ब्रेन को करना पड़ेगा। ये उग्रवाद जो फैल रहा है, ये क्यों फैल रहा है? ये थियोलॉजिकल लड़ाई है। पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि यह क्या आकर्षण है कि 1000 किलोमीटर दूर बैठा एक युवक एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ जाता है जिसका कि उद्देश्य आतंकवाद फैलाना है, और वो 1000 किलोमीटर दूर से उस युवक को इस कदर बरगला लेता है कि वो अपने परिवार, अपने माँ बाप, अपने घर बार को छोड़कर इराक और सीरिया में लड़ने जाता है। और इसको काउंटर करने का तरीका एक केयरफुली कैलिब्रेटेड डी रेडिकलाइजेशन स्ट्रेटजी है, और इसके सबसे बड़े जो टूल्स हैं वो मीडिया और करिकुलम है। हमें पाठ्यक्रम में और मीडिया में वो चीजें लानी चाहिए जिससे कि ये जो कट्टरपंथी डॉक्ट्रिन है ये काउंटर हो। जैसे तारिक फतेह साहब ने कहा कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्म्ड जिहाद, इसको हमें काउंटर करना पड़ेगा और इसे कहना पड़ेगा कि इसकी कोई जगह आज के समाज में, आज के संसार में नहीं है। संबित और पात्रा, जब तक जी आलोक जी मैं आता हूं। संबित पात्रा, हमने देखा अमेरिका में 9/11 के बाद दोबारा कोई हमला नहीं हुआ। तमाम मुल्कों में, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो पेरिस हो, चाहे वो जर्मनी हो, हमले होते रहे आतंकियों। क्या अमेरिका अछूता है? क्या अमेरिका इतना अधिक सिक्योर है, या अमेरिका नहीं चाहता, या अमेरिका ऐसी ताकतों को आगे बढ़ावा दे रहा है जिसकी तरफ इशारा कमल आगा साहब बातों बातों में कर रहे थे? नहीं, देखिए, यही तो इसी विषय पे चिंता हो रही है। आज जो पेरिस में हुआ है, एक तो वो बड़ा दुखद है, मगर इसको अगर हम लार्जर और कंप्लीट पर्सपेक्टिव में देखें तो जो मोदी जी का कहना है कि आखिर यूएन एक डेफिनेशन क्यों नहीं बना रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, लंदन में क्यों दोबारा हो रहा है, पेरिस में क्यों दोबारा हो गया, ये सारी बातों को कॉम्प्रिहेंसिवली डील तभी किया जा सकता है जब सारे देश एक साथ बैठकर ये डील करे कि आखिरकार आतंकवाद का डेफिनेशन क्या है। कितनी बार एक संस्था अटैक करेगी तो वह आतंकवाद कहलाएगा, उसको हम किस प्रकार से क्रब करेंगे। अगर ये डेफिनेशन ही बहुत लचीला रहेगा तो हर देश अपने अपने हिसाब से सभी नियमों को फॉलो करेगा। वो अमेरिका अगर जो कर रहा है, यूएन का जो रोल है वो तो अपने आप में संदेहास्पद हो गया आज की तारीख में। अमेरिका जो चाहता है वो यूएन से करा लेता है, और चाहे बोको हरम हो, चाहे वो आईएसआईएस हो, चाहे वो लश्कर हो, चाहे वो जेयूडी हो, एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं, अंत में तो सबको मारा ही जा रहा है। तारिक साहब बोलो। सुमित भाई, देखिए, ये देखिए, अच्छा, अमेरिका में 9/11 के बाद कम से कम 500 टेरर अटैक्स पकड़े गए बिल्कुल। पिछले हफ्ते एक 18 साल मुसलमान जवान ने यूनिवर्सिटी के अंदर चाकू निकाल के 4 लड़कों के पेट फाड़ दिए। आपके कनाडा में टोरंटो 18 बच्चों ने मिलके प्राइम मिनिस्टर का गला काटने की साजिश की। नायग्रा फॉल्स पे ट्रेन ब्लो अप करने की कोशिश की। ये मत समझे कि अमेरिका में नहीं हो रहे हैं, ये दुनिया भर में हो रहे हैं। कुछ जगह पकड़े जाते हैं, कुछ जगह नहीं पकड़े जाते। और मैं, आपने कहा कि 20 मुल्कों की अभी समिट होने वाली है। देखिए, जब तक टर्की नेटो का मेंबर है और इस ग्रुप में बैठा है, आप कुछ नहीं कर सकते। टर्की इज द नंबर 1 सपोर्टर ऑफ आइसिस। सऊदी अरेबिया इज फंडिंग आइसिस, कतर इज फंडिंग आइसिस। तालिबान की तनख्वाह कौन दे रहा? पाकिस्तान देता है। पैसा तो आ रहा है, ज़कात का पैसा जो है, जो गल्फ अरब्स के पास बेतहाशा बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो हमारी किस्मतों से खेल रहे हैं। तो तुर्की पे आप पहले कहें कि निकल जाओ बाहर। मोदी साहब जहां बैठे वहां कैसे सऊदी अरेबिया बैठ के बात करेगा? संबित पात्रा, देखिए, इस पे बड़ा ही मैं तो कहूंगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड विषय भी है और बहुत डेलिकेटली डील करने की आवश्यकता है। सऊदी अरब किस प्रकार से करेगा, पाकिस्तान को किस प्रकार से जवाब देना है, अमेरिका का रोल क्या है, यूएन इसमें डेफिनेशन कब बनाएगा। मुझे लगता है जब G20 के राष्ट्राध्यक्ष मिलेंगे वो जरूर इस पे विवेचना करेंगे, विमर्श करेंगे। मगर बड़ा क्वेश्चन हमारे पर्सपेक्टिव में, इंडियन पर्सपेक्टिव में यही है कि आखिरकार आप देखिए 26/11 7 साल पहले हुआ,
आज तक इंडिया जस्टिस के लिए भटक रहा है। आज तक हम 26/11 को हर प्लेटफॉर्म में रख रहे हैं। वही अमेरिका इसको समझ नहीं पाता है, यही यूरोप इसे समझ नहीं पाता है, वही लश्कर का जो सरगना है वो आदमी जेल से बाहर आता है। हाफिज सईद, आज उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, दाऊद इब्राहिम की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है। इस पर किसी का विवेचना वेस्ट से नहीं आता है। मुझे लगता है आज वेस्ट को यूनाइट होने की आवश्यकता है ईस्ट के साथ, और दोनों को बैठ के एक ग्लोबल यूनिजन में बात करना पड़ेगा। यू कैन नॉट सेग्रीगेट द ईस्ट एंड द वेस्ट एंड से वी हैव टू फिनिश टेररिज्म। वाईपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं। वाईपी सिंह साहब, मुंबई हमलों को और पेरिस हमलों को एक साथ रख के तौला जा रहा है। मुंबई हमलों के आतंकी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं, मजे में रह रहे हैं, और ये तमाम पैलेस की राय भी यही है जो मैं समझ पा रहा हूं कि अगर उस वक्त हाफिज सईद जैसे लोगों को की अकल को ठिकाने लगा दिया होता तो आज इतने बड़े हमले नहीं हो रहे होते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो पश्चिम का रवैया भारत के जो 26/11 के अटैक के लिए था बिल्कुल सही नहीं था। डेविड कॉलमैन हेडली को जब अरेस्ट किया गया, उसने जो है अमेरिका में अपना गुनाह मंजूर किया और उसको जो है प्ली बार्गेनिंग के तहत एक कुछ वर्षों की उसको जो है कैद हो गई। लेकिन आज भी जब भारत बोलता है कि डेविड कॉलमैन हेडली को हम इंटरोगेशन चाहते हैं क्योंकि वो 26/11 का मास्टरमाइंड है, तो उसको जो है पूछताछ की भी इजाजत दी जाती, जबकि कायदे के हिसाब से उसको भारत लाके भारत में उसका मुकदमा चलना चाहिए। तो पश्चिम के देश की जब सहूलियत होती है तो वो जो है अपने जो टेररिस्ट है भारत को नहीं देते, और जब उन्होंने नहीं दिया तो मुझे लगता है कि इन टेररिस्ट लोगों के जो इस तरह के कई इंसिडेंट जब एक साथ हुए तो इस तरह से पश्चिम पे अब टेररिस्ट लोग अटैक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अपनी गलती का वो खुद भोग रहे हैं। आरिफ जमाल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अमेरिका पर भरोसा किया जा सकता है? किया जा सकता है। अमेरिका को बताना चाहिए कि ये एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल मसला बन गया हुआ है, और जब तक अमेरिका या कोई भी मुल्क मुंबई पर हमले को न्यूयॉर्क पर, या पेरिस के हमले को न्यूयॉर्क पर और मुंबई पर, और काबुल के हमले को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन पर हमला तस्लीम नहीं करेगा, ये मसला यूं का यूं रहेगा। यही वजह है कि 15 साल के बाद भी ये प्रॉब्लम जो है वो वहीं की वहीं है। और लेकिन असल बात ये है कि तमाम दुनिया को एक बात समझनी चाहिए कि असल बात जो है वो इस्लामिज्म है। ये टेररिस्ट तो आते जाते रहते हैं, लेकिन जो टेररिस्ट आइडियोलॉजी है इस्लामिज्म की, उसको हमने फाइट करना है, और उसको फाइट करने के लिए तमाम दुनिया को इकट्ठा होकर फाइट करना पड़ेगा। शाहजेब, कैसे फाइट कर सकती है दुनिया? शाहजेब जिलानी, देखें, आप ये नहीं कर सकते कि 80 के दशकों में आप फंड करें जिहाद को सऊदी अरब के जरिए, CIA के जरिए, ISI के जरिए। उस वक्त आप बोलें कि जी बड़ा अच्छा काम हो रहा है क्योंकि हम सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़े, और उस वक्त जो है ये खुदकुश हमले और ये सब कुछ बहुत अच्छा है, फैशनेबल है, और देश जो है वो उसको स्टेट की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बना लें, और फिर वही चीज़ जो है वो 20 साल के बाद जो है वो आतंकवाद बन जाए। तो हमारे जो बड़े बड़े देश हैं, हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, उनका बड़ा अमल दखल है। एक बात मैं ये ज़रूर करूँगा कि इस्लाम सारे मुसलमानों को इसका दोष देना मेरा ख्याल ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि मुसलमानों को अपने अंदर से कोशिश करनी है कि ये जो चरमपंथी की तरफ लोग चले जाते हैं, वो कोशिश क्या होगी, कोशिश करनी है, वो कोशिश क्या होगी, वो कोशिश कैसे होगी, वो कोशिश को कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस्लाम में जो कट्टरपंथ बढ़ता जा रहा है उसको रोकने की कोशिशें किसको करनी चाहिए, क्यों नहीं वो कोशिशें? ये स्वीपिंग स्टेटमेंट्स जो हैं, इससे हमें गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल कि पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, उसमें बहुत सारे मसले हैं, और पूरे देश को या इस पूरे अवाम को जो है 20 करोड़ के लोगों को कहना कि जी कि सारे चरमपंथी हैं, इससे गुरेज करना चाहिए। इतना सिंपलिस्टिक ब्लैक एंड व्हाइट एनालिसिस मैं भी 100% आपकी बात मानता हूँ, 100% आपकी बात मानता हूँ शाहजेब। हमको इसमें मैं आपको काउंटर भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल यही है, आप सब बहुत पढ़े लिखे लर्नेड लोग हैं मेरे साथ पैनल पे, और ये जिम्मेदारी हम सब की भी बनती है कि ये रेडिकलाइजेशन कैसे ना हो, उस पर हम विचार विमर्श करें।
इस्लाम में बढ़ते कट्टरपंथ को कैसे रोका जा सकता है? कमर आगा साहब, आप कुछ बता सकते हैं? मैं ये कह रहा था, 4 स्कूल ऑफ थॉट हैं मुसलमानों के। चारों स्कूल ऑफ थॉट ने ये जो इस वक्त मेजर जिस वक्त जो जिहाद चल रहा है इसको सपोर्ट नहीं करते, सब ने कंडेम किया है। लेकिन 2 सब सेक्ट्स हैं इस स्कूल के। एक देवबंद जो पाकिस्तान में, इंडिया का नहीं, वो भी पाकिस्तान का, इंडिया के देवबंद ने इसको कंडेम किया है खुल के और इसके ख़िलाफ़ है। लेकिन पाकिस्तान के देवबंद ने इसका फतवा दिया इसके फेवर में, जिसको सऊदी अरेबिया वहाबी सल्फ़ी ग्रुप इसको सपोर्ट करते हैं। ये दोनों सब सेक्ट्स हैं, बाकी सब इसका कंडेम करते हैं। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आलम इस्लाम में न तो कोई पॉलिटिकल लीडर है इस वक्त बड़ा जिसकी बात लोग सुन सकें, और ना ही कोई स्पिरिचुअल यानी धर्म गुरु भी कोई बचा है। इस कदर बुरी हालत है जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी वजह से ये शिराज़ा बिल्कुल बिखर सा गया है। तीसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो हो रहा है इस जिहाद की वजह से वो मुसलमानों को हो रहा है। एक के बाद एक मुस्लिम हुकूमतें फेल होती चली जा रही हैं। और न जाने क्यों आतंकवाद या आतंकवादी हमलों का जब जिक्र होता है, तारिक फतेह साहब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जब XYZ किसी का भी नाम आता है और वो अगर मुस्लिम है तो डर सा, खौफ सा पैदा हो जाता है मन में। अपने साथ के लोगों पर, भगवान ना करे वो दिन आए, अपने साथ के लोगों पर शक होने लगता है कि यार ये साथ है कि नहीं है, जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, मैं आपको एक मुल्क बताऊं जहां ये नहीं है, और वो है कनाडा। वो इसलिए कि 9/11 के बाद से वो वाहिद वेस्टर्न मुल्क है जहां के सेक्युलर मुसलमान ग्रुप ने अपने आप को मुसलमान कहते हुए कहा कि स्टेट और रिलीजन को हम सेपरेट करेंगे, औरतों को मस्जिद में पहली रो में बिठाएंगे, और हर वो काम जो मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात इस्लामी ने दुनिया में फैलाया है हम उसको अपोज करेंगे। नंबर 2, हमने शरिया लॉ के अगेंस्ट मुसलमानों ने कैंपेन चलाई। जब मुसलमान सच बोलना सीखेंगे तो नॉन मुस्लिम उनको शुबा से नहीं देखेगा। अब ये हालत हो गई है, मैं हिंदुस्तान में भी देखा है कि बड़े समझदार मुसलमान लीडर एकदम डिफेंसिव पे हो जाते हैं। और ये स्कूल्स ऑफ थॉट की बात नहीं कि देवबंदी हैं, ये बरेलवी हैं। वो लड़के जो मगरिब से, ब्रिटेन से, अमेरिका से जाके लड़ रहे हैं सीरिया या इराक में, उनको तो ये भी नहीं पता कि वो किस मजहब से उनका ताल्लुक है, बरेलवी हैं या देवबंदी हैं या वहाबी हैं। उनका इस्लाम एक पॉइंट पे है कि गैर मुस्लिम से दुश्मनी करनी। उसके अंदर नंबर 1 उनका एनिमी है अमेरिका, फिर यहूदी और तीसरा हिंदू। उसकी मौत की दुआएं मांग मांग के पहले तो माँ बाप बच्चे कुरान के स्कूल में भेजते, वहां मौलवी खराब करता उन्हें, बिल्कुल, बजाय इसके कि खुद पढ़ाएं वो मौलवी के हवाले करते हैं। तारिक साहब, जब तक हिंदुस्तान का मुसलमान लीडरशिप नहीं लेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। संबित पात्रा, सिर्फ हिंदुस्तान में ये राइट है कि सच बोल सके मुसलमान। संबित पात्रा, क्या ये स्थिति है हिंदुस्तान में? क्या हिंदुस्तान के मुस्लिम लीडरशिप को ऐसे तैयार किया जा सकता है जो दुनिया में इस बढ़ते कट्टरवाद को रोक सके? देखिए, मुझे तो लगता है हिंदुस्तान में इससे पहले कि मुस्लिम लीडरशिप तैयार हो, जिस प्रकार से एक सेक्शन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो अपने बेनिफिट के लिए किसी प्रकार का भी बयान दे सकते हैं, उनको बंद होना चाहिए। मुझे याद है 26/11 के बाद आज तमाम सोशल मीडिया में एक फोटो चल रहा है जिसमें दिग्विजय सिंह एक पुस्तक रिलीज कर रहे हैं, 26/11 के लिए संघ जिम्मेदार। इतने बड़े बड़े लीडर सरकार में जब वो थे उस समय ऐसी किताब को रिलीज कराना, कोई जांच नहीं, 2 दिन बाद इस प्रकार के बयान को देना, इससे मालूम पड़ता है कि आज हिंदुस्तान में हम इतने ज्यादा पॉलिटिकल हो गए हैं कि बड़े बड़े मसले को भी नॉन पॉलिटिकल होकर सोचने की क्षमता खो गई है। कैसे 2 वोट मिल जाएं, बस हम यही चिंता करते रहते हैं, और ये बहुत बहुत खराब ट्रेंड है। हमें किसी प्रकार से भी पॉलिटिकल सोच नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। एक लास्ट कमेंट आलोक बंसल जी मैं आपका लूंगा, क्या कोई रास्ता है, क्या हिंदुस्तान अगुवाई कर सकता है इस मूवमेंट की, हिंदुस्तान का मुस्लिम लीडरशिप? जहां तक सवाल इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करने की है, उसमें हिंदुस्तान काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और हमें यह समझना चाहिए कि जो कट्टरपंथी संगठन है ये प्रोपेगेट करते हैं कि इस्लाम इज अ मोनोलिथ, जो एक बात उन्होंने कह दी उसी से कोई टस से मस नहीं हो सकता। जबकि हकीकत यह है कि इस्लाम में
कुछ अर्ली पीरियड्स में एक मेहना करके एक कॉन्सेप्ट था, जब इज्तिहाद या रीजनिंग की बात होती थी। इस्लाम में पहले एक ग्रुप था मुज्जिलाइट्स, जो कहते थे कि हर चीज को इंटरप्रेट करके देखना चाहिए, और उन्होंने यहां तक कहा कि होली कुरान इज नॉट रिवील्ड बट क्रिएटेड एंड नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड इन लाइट ऑफ कंटेम्परेरी डेवलपमेंट्स। तो इस्लाम के अंदर भिन्न समय पे भिन्न भिन्न मत आते रहे हैं, और हमें इन उदारवादी जो संगठन है इनको बढ़ावा देना चाहिए, और जो कट्टरपंथी विचारधारा है उसको काउंटर करना चाहिए। और इसके लिए हमें मीडिया और करिकुलम का सहायता लेते हुए भारत के जो युवक हैं उनको शुरू से ये एजुकेट करना चाहिए कि इस कट्टरपंथ का असर क्या हो रहा है, इसका फल क्या है और इसका रिजल्ट क्या है। एक लास्ट कमेंट आप कुछ बोलो। मैं समझता हूं कि जब तक रिलीजन, धर्म को पॉलिटिक्स से हम लोग जोड़ते रहेंगे, इस तरह की प्रॉब्लम आती रहेगी हिंदुस्तान में, क्योंकि धर्म और रिलीजन अलग अलग हैं, प्रॉब्लम जरूर आती है। ये पॉलिटिकल कनाडा में एग्जांपल बन सकता है, तारिक फतेह साहब बोल रहे हैं, बाकी हिंदुस्तान में ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि धर्म और रिलीजन अलग अलग हैं, और अगर कुछ होता भी है तो कोर्ट है, कचहरी है, डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल ऑफ लॉ है, भी है, वोट भी जी है, हाँ, नहीं वो भी है, सब दोनों चीजें हैं। मैं इसी नोट पर इस हेल्दी डिस्कशन को वाइंड अप करना चाहूँगा कि एक ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है दुनिया को, एक मुस्लिम लीडरशिप की, जो दुनिया में आतंकवाद जो बढ़ रहा है इस्लाम के नाम पर, कट्टरपंथ जो बढ़ रहा है इस्लाम के नाम पर, उस पर रोक लगा सके। हिंदुस्तान में सबसे अधिक मुस्लिम रहते हैं, और हिंदुस्तान क्या वो अगुवा बन सकता है? क्या हिंदुस्तान एक ऐसा लीडर दुनिया को दे सकता है जो आतंकवाद के, इस्लाम के नाम पर आतंकवाद बढ़ रहा है उसको रोकने में मदद कर सके? ऐसे एक शख्स की दुनिया को सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच आज के हम तो पूछेंगे मेरे साथ जुड़ने के लिए।